इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में जो आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए, डेट इज़ द एक्यूफर. सो लेट अस नाउ बिगिन विद दिस टॉपिक हियर. मेरा नाम है शिवम पांडे एंड दीज आर द रेफरेंसेस मटेरियल्स दैट वी हैव टेकन फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ दिस स्लाइड. हमने लास्ट क्लास में बात करी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम की, जिसमें हमने बात करी थी एक तो पोरोसिटी की और दूसरा था परमेबिलिटी की. ओके, सो पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी. सो अगर हम बात कर रहे थे कि कुछ पानी रिटेन हो जाता है और कुछ पानी ड्रेन आउट हो जाता है. सम वाटर इज रिटेन्ड एंड सम वाटर इज ड्रेन्ड बाय ग्रेविटी फोर्स. तो ग्रेविटी वाले फोर्स से जो पानी ड्रेन हो जाता है दैट इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ द ग्राउंड वाटर, और जो कि वाटर टेबल में जाके मिलता है. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिफिक यील्ड एंड समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिटेंशन. तो स्पेसिफिक यील्ड इज फॉर द वाटर सप्लाई पर्पजेज, जो कि आपको यूज होता है फॉर योर प्रैक्टिकल purposes of supplying the water to the fields also and also for your personal use. And this specific retention की यदि हम बात करें तो this is the field capacity which I have already talked about कि this is used in the utilization of the plant growth. Okay. यदि हम बात करें specific yield और specific retention की, तो what these formulas if you are taking this, तो if you add these two things it comes out to be the volume drained plus volume retained upon volume. और ये जो वॉल्यूम ड्रेन्ड और वॉल्यूम रिटेन्ड है, ये किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है वाटर की. ओके, सो दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल. यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1, दैट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 100%, तो उस केस में जितने भी वॉइड्स होंगे उसमें क्या होगा? वॉइड्स में पानी भरा हुआ होगा. सो ऑल द 100% वॉइड्स आर फिल्ड विद द वाटर. सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ water there. If we apply the formula here, so Sy plus Sr is equal to Vw by V. So this comes out to be Vv upon V, because volume of water and volume of voids are equal, which comes out to be equal to the porosity. Okay, so if you are adding the two things, that is the specific yield and the specific retention, it comes out to be equal to porosity. Next we talk about the types of geological formations. So material below the water table is fully saturated, but groundwater from materials voids for the utilization is not possible in each and every case. In each and every case. In each and every case or the geological formation. तो हर फॉर्मेशन से, हर मटेरियल से वाटर का निकलना मुश्किल है. ठीक है, सब में से पानी नहीं निकलेगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल लास्ट क्लास में दिया था शेल रॉक का. सो सैचुरेटेड जोन यदि है जहाँ पे पानी मौजूद है, वहाँ से आप पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इनमें से वहाँ पे मौजूद है. दीज आर द 4 थिंग्स हियर. फर्स्ट इज द एक्यूफर, सेकंड इज द एक्यूटार्ड, थर्ड इज द एक्यूक्लूड एंड फोर्थ इज द एक्वीफ्यूज. लेट अस नाउ डिस्कस देम वन बाय वन. सबसे पहला जो यहाँ पे है दैट इज द एक्यूफर. एक्यूफर आर द परमेबल फॉर्मेशंस. Okay, so these permit the water to pass through them and join it as groundwater table. So these are the permeable formations. These permit the water to move through them, so they are having the high permeability. Water is yielded in sufficient quantities from these aquifer. तो जहाँ पे भी एक्यूफर मौजूद है वहाँ पे आप प्रैक्टिकल पर्पजेज़ के लिए वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं. एग्जाम्पल यदि हम बात करें इसके मीडियम की, तो इसमें जो है सैंड और ग्रेवल पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं. यदि हम बात करें एक्वीटार्ड की, तो इसमें जो है सीपेज तो पॉसिबल है, बट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाटर इज नॉट एज इजी एज इन एक्यूफर. सो इट इज कॉल्ड एज द सिल्टी क्ले. थर्ड इज द एक्वीक्लूड. दिस इज अ हाईली पोरस वन, बट प्रॉब्लम हेयर इज कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाटर इज वेरी डिफिकल्ट. पानी इसमें आके इकट्ठा तो हो जाता है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. ठीक है, तो पानी तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, बट उसको एक्सट्रैक्ट करना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट हेयर. दैट इज एग्जाम्पल इज क्ले. तो आपने क्ले की प्रॉपर्टीज़ में देख रखा होगा कि क्ले की प्रॉपर्टी ऐसी ही है कि पानी वहाँ पे इकट्ठा तो हो जाएगा बिकॉज इट इज़ वेरी मच पोरस, बट द वाटर कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फॉर योर यूज़. एक्वीफ्यूज की बात करूँ तो दिस इज़ एन इम्परमेबल फॉर्मेशन. ना तो इसमें वाटर रह पाता है बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट वॉइड्स देयर, एंड ऑल्सो इट कैन नॉट ट्रांसमिट वाटर. ये पानी को मूवमेंट भी नहीं देता है. ओके, तो दिस एक्वीफ्यूज का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो इट इज़ कॉल्ड एज द रॉक हेयर. ओके, कॉम्पैक्ट रॉक. कॉम्पैक्ट रॉक क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि यदि फिजर्स होंगे, यदि रॉक्स में क्रैक होंगे, तो वाटर विल बी एबल टू पास थ्रू दोज फिजर्स और दोज क्रैक्स. तो एक्वीफ्यूज इज समथिंग दैट इज नॉट पासिंग द वाटर बिकॉज ऑफ इट्स वॉइड्स नॉट बीइंग केपेबल देयर. वहाँ पे वॉइड्स की कमी है.
सो एग्जाम्पल इज द कॉम्पैक्ट रॉक विदाउट एनी फ्रैक्चर। यदि हम बात करें अच्छा पोरोसिटी की और हम परमिबिलिटी की, तो उस केस में जो सबसे कम पोरोसिटी है दैट इज़ ऑफ एक्यूफ्यूज। यदि हम परमिबिलिटी की बात करें तो सबसे कम जो परमिबिलिटी है वो है एक्यूफ्यूज की। वाई? बिकॉज इट इज़ व्हाट, कॉम्पैक्ट रॉक जिसमें कोई भी फिशर्स या क्रैक्स नहीं मौजूद हैं। सो इट विल नॉट बी एबल टू पास द वाटर नॉर इट विल बी एबल टू कंटेन द वाटर। एक्वीफर एक ऐसा है जिसमें पानी की एबिलिटी तो है स्टोर करने की, बट एक्यूटाइड से कम है। और एक्यूक्लूड जिसका एग्जांपल आपने देखा क्ले है, तो क्ले में सबसे ज़्यादा वॉइड्स मौजूद होते हैं। सो पोरोसिटी के मामले में सबसे बढ़िया एक्यूक्लूड है। बट परमिबिलिटी के मामले में देखा जाए तो एक्वीफर एक ऐसा है जिसमें से आप आराम से पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर दैट इज़ हेल्पिंग इट टू गेट द वाटर और स्टोर द वाटर इन द वाटर टेबल जोन देयर। एक्वीफर के बाद जो परमिबिलिटी है उसकी है एक्यूटार्ड की, और एक्यूक्लूड आप यहाँ देख सकते हैं है तो क्ले बट इट इज़ हैविंग वेरी लो परमिबिलिटी। पानी तो इसके पास बहुत है बिकॉज ऑफ द पोरोसिटी, बट परमिबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वाटर अवेलेबिलिटी एस्पेक्ट, तो इसमें दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है कि पोरोसिटी कितनी है और परमिबिलिटी कितनी है। सो विद रिस्पेक्ट टू द टू पैरामीटर्स अलग अलग प्रॉपर्टीज इसकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एक्वीफर टाइप्स हियर। यहाँ पे कन्फाइंड एक्वीफर या फिर नॉन आर्टिशियन एक्वीफर हम पहला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन दिस द वाटर टेबल सर्व्स एज द अपर सरफेस ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन। तो हमने पहले डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड दिस इज द वाटर टेबल हेयर, ओके। सो दिस वाटर टेबल इज देयर एंड ये आपका क्या है, इम्परमिएबल बाउंड्री। दिस इज द इम्परमिएबल बाउंड्री। नाउ द वाटर इज फॉर्मिंग here and it is retaining here on the this water table zone here. So this water table serves as the upper zone or the upper surface of the zone of saturation, because this is the zone of aeration and this below here is the zone of saturation. तो ये दो जोन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। See the second point here. Here the water table varies in undulating form and in slope corresponding to the changes in the volume of water in storage within the unconfined aquifer. तो इसमें दो पॉइंट हैं यहाँ पे। इट डिपेंड्स कि किस तरीके का स्लोप है ग्राउंड का, ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द स्टोरेज विद इन द कन्फाइंड एक्वीफर। यदि उसमें फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं ड्यू टू द वेरियस डिस्चार्जेस, कई सारे यदि हम यहाँ पे वेल इंस्टॉल कर देते हैं तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज़ मूविंग आउट। तो उसके कारण क्या होगा, जो स्टोरेज है उसमें कमी देखने को मिलेगी। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर। इसे अनकन्फाइंड क्यों बोला गया, क्योंकि नीचे से यहाँ पे तो इम्परमिएबल बाउंड्री है, बट ऊपर पे यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल से लेके इस पूरे जोन में कोई अपर बाउंड्री नहीं जो इसको कन्फाइन करके रखे, जो इसको रोक के रखे। तो जो भी वाटर आएगा दैट विल बी डायरेक्टली मीटिंग अप हेयर, ओके। सो इट इज़ कन्फाइंड ओनली ऑन द लोअर बाउंड्री, बट वो तो सभी के लिए ज़रूरी है, बिकॉज टू स्टोर द वाटर it is necessary that there will be some base that will be holding the water, okay. So this is the one aspect here. तो ये अनकन्फाइंड हो गया। अब हम बात करते हैं कन्फाइंड एक्वीफर की, जिसको हम आर्टिशियन एक्वीफर भी बोलते हैं। ग्राउंड वाटर इज कन्फाइंड बिटवीन टू इम्परमिएबल लेयर्स। तो कन्फाइंड दैट इज इट इज इन अ सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, ओके। अब यदि मैं इस ग्राउंड लेवल के टर्म में बात करूँ, दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड दिस हेयर इज द वाटर टेबल। तो यहाँ पे तो इम्परमिएबल बाउंड्री आपने देखी, पर कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे भी इन दिस जोन ऑल्सो देर इज सम इम्परमिएबल बाउंड्री। तो वाटर इज गेटिंग स्टोर्ड इन दिस जोन, वाटर इज गेटिंग स्टोर्ड इन दिस जोन। तो ये वाटर की जो बाउंड्री है वो ऊपर यहाँ पे एक इम्परमिएबल लेयर है और यहाँ पे नीचे भी एक इम्परमिएबल लेयर यहाँ पे मौजूद है, okay. So it is confined between the two boundaries here. So the water is under pressure here and it is greater than the atmospheric pressure. इसमें दो तरीके के वेल आपको मिलेंगे, that is the flowing well and the artesian well. अभी हम बात करेंगे इसकी, ये क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। So let us now see the diagram here. यदि हम बात करें सबसे पहले अनकन्फाइंड एक्वीफर की, तो जैसे ही यहाँ पे ग्राउंड लेवल है और जैसे ही वाटर यहाँ पे पेनिट्रेट करता है, सो इट विल गो एंड ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट वेयर इज़ द बेस, वेयर इज़ द इम्परमिएबल लेयर।
तो क्या होता है कि यहाँ पे इसको इम्परमेबल लेयर पानी को मिल गया, जैसे ही पानी को मिला सो इट विल बी फॉर्मिंग व्हाट, द स्टोरेज। तो यहाँ पे वाटर विल गेट टू स्टोर हेयर, यहाँ पे पानी सारा रुक जाएगा। ओके, दैट इज़ वन आस्पेक्ट। अच्छा, जिस लेवल तक पानी रुका उसको हमने क्या क्या दिया, ये हमारा वाटर टेबल हो गया, दिस इज द वाटर टेबल। अच्छा, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, इसी को हम बोल देते हैं अनकन्फाइंड एक्यूफर। क्यों? क्योंकि लोअर बाउंड्री तो मौजूद है पर ऊपर कोई बाउंड्री एज सच नहीं है, कन्फाइनिंग बाउंड्री नहीं है। ओके, ग्राउंड लेवल इज देयर बट दैट इज नॉट द कन्फाइनिंग बाउंड्री सच एज द इम्परमिएबल रॉक और स्ट्रेटम। दैट इज वन थिंग। अगर हम बात करें कि कहीं से पानी यदि इस इम्परमिएबल बाउंड्री के नीचे किसी और एरिया से, किसी और तरीके से यहाँ पे इस सैचुरेटेड जोन में, या फिर मैं कहूँ कि जो पोरस फॉर्मेशन है वहाँ पे पहुँच जाए, ओके, रॉक्स के नीचे से, ओके, फ्रॉम दिस हेयर, तो रिचार्ज एरिया इन द बेसन, अगर ये कहीं पे भी कैचमेंट में इस तरीके का एरिया मिलता है तो दिस पोर्शन विल बी अटेनिंग सम वाटर। तो अब इस एरिया को यदि आप देखिए तो इट इज़ कन्फाइंड बाय दिस इम्परमिएबल जोन एंड दिस इम्परमिएबल जोन, तो वाटर विल बी स्टैंडिंग इन दिस जोन हेयर। तो ये जो रीजन है दैट इज़ द कन्फाइंड एक्यूफर। अच्छा, दो यहाँ पे बात हो गई अनकन्फाइंड और कन्फाइंड की। अब हम बात करते हैं वेल्स की। यहाँ पे बात करेंगे अगर हम अनकन्फाइंड एक्यूफर में, तो वाटर यहाँ पे अंडर प्रेशर नहीं है, तो वॉट एवर इफ़ यू आर डिगिंग द वेल हेयर, सो वेन सो एवर यू फाइंड द वाटर टेबल, तो उसके आप नीचे तक यहाँ पे डिग कर लेंगे। ओके, देन व्हाट विल हैपन, जो वाटर इसमें राइज करना होगा ना, दैट विल नॉट बी राइजिंग टू वेरी मच हायर लेवल, और ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे भी ग्राउंड वाटर टेबल होगी वहीं तक पानी यहाँ पे मौजूद रहेगा। जब आप डिस्चार्ज करेंगे, व्हेन यू विल बी टेकिंग आउट द वाटर फ्रॉम दिस वेल, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे पानी की कमी होगी एंड देन द वाटर टेबल विल गो डाउन। अगर रेट ऑफ रेप्लेनिशमेंट से ज़्यादा यदि आपका रेट ऑफ डिस्चार्ज हो गया तो आपको समय के बाद, कुछ समय के बाद आपको वाटर टेबल नीचे देखने को मिलेगा। अगर आप उसको समय दे देते हैं कि पानी रिचार्ज हो जाए यहाँ पे आके, एक पूरा सीज़न उसको मिलता है बारिश का, सो व्हाट विल हैपन, द वाटर विल बी रिचार्ज, दिस वाटर टेबल विल बी रिचार्ज एंड द वाटर टेबल कैन ऑल्सो गो अप हाइयर ऑल्सो। ओके, सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स दैट आर देयर। ये नॉन फ्लोइंग ग्रेविटी वेल है, ओके, बिकॉज इट इज़ नॉन फ्लोइंग इटसेल्फ, ये ऊपर अपने आप पानी नहीं आ रहा है, ये आपको इसमें से पानी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक यदि हम इसी के ऑपोजिट बात करें और हम बात करें कन्फाइंड एक्यूफर से हम पानी लेते हैं अगर, ओके, वी आर टेकिंग द वाटर फ्रॉम द कन्फाइंड एक्यूफर, सो वी आर डिगिंग द वेल अप टू द जोन ऑफ दिस कन्फाइंड एक्यूफर। कन्फाइंड एक्यूफर में मैंने एक बात बोली आपसे कि वहाँ पे पानी इज देयर बट दिस वाटर इज अंडर प्रेशर, दिस वाटर इज अंडर प्रेशर। अब जब वो पानी प्रेशर में है, more than the atmospheric pressure, so whensoever you are applying it, okay, जब आप when you are digging the well, so water will come out of its own pressure। अच्छा, यदि मैं बात करूँ एक और, तो इसको हम बोल देते हैं फ्लोइंग टाइप और आर्टिशियन वेल, फ्लोइंग टाइप आर्टिशियन वेल। एक वेल ऐसा भी होगा जहाँ पे द ग्राउंड लेवल इज देयर, तो यहाँ पे ये जो पानी है, बिकॉज द ग्राउंड लेवल इज हाइयर, यहाँ पे ग्राउंड लेवल इज हाइयर देन वॉट, देन द वाटर टेबल, तो पानी उठेगा तो, बट जितना उसका प्रेशर होगा, लेट्स से एडिशनल प्रेशर इतना था, ओके, दिस इज द एडिशनल प्रेशर हियर, तो पानी जितनी एनर्जी होगी उसके पास उतना ही यहाँ पे उठ पाएगा, दैट इज द जोन बाय विच इट हैज़ रिजन। उसके बाद वो अपने आप फ्लो नहीं कर रहा है, ओके, इट इज़ नॉट फ्लोइंग देयर, तो इसीलिए हम उसको बोल देते हैं नॉन फ्लोइंग आर्टिशियन वेल। आर्टिशियन वेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कन्फाइंड एक्यूफर या आर्टिशियन एक्यूफर में है, ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ग्रेविटी वेल है जो हमने बात करी अनकन्फाइंड एक्यूफर की। तो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स हियर कि एक आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर है, एक कन्फाइंड एक्यूफर है, ओके, एंड देन कन्फाइंड एक्यूफर में किस तरीके की वेल आप डिग कर सकते हैं, किस तरीके का पानी वहाँ पे आपको मौजूद होगा। नेक्स्ट वन इज द पर्ज्ड एक्यूफर। पर्ज्ड एक्यूफर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अनकन्फाइंड एक्यूफर। अब यदि आप डायग्राम में देखिए, उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अगर कोई इम्परमेबल लेयर ग्राउंड वाटर टेबल के पहले मिल जाती है, दिस इज द परमानेंट और एक्चुअल ग्राउंड वाटर टेबल जो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल रही है, बट कुछ ऐसा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है जहाँ पे ये जो परमेबल लेयर, इम्परमेबल लेयर है, दिस इम्परमेबल लेयर यहाँ पे कहीं बीच में मिल जाती है, इट इज़ वन लोकल एरिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो वाटर है दिस इज फॉलिंग हेयर फ्रॉम द ग्राउंड एंड देन इट इज़ परकोलेटिंग टू द ग्राउंड वाटर टेबल, बट यहाँ पे ये लोकलाइज्ड एरिया है, छोटे से एरिया में यहाँ पे ऐसा देखने को मिला। तो यहाँ पे ये अगर सॉसर शेप है या फिर किसी ऐसे शेप में है जहाँ पानी कलेक्ट हो सकता है, तो यहाँ द in this place the water will be collected. This is called as the purged water table, okay, this is the impermeable stratum here, but actual the ground water table is in this portion.
This is the localized patch of impermeable stratum in such a way that it retains a water table above the general water table. So that is called as the purged aquifer. Now we will be talking about the aquifer properties, जिसमें पहला एक टर्म आता है storage coefficient. Storage coefficient की हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि if you are talking about the ground level here and this is the water table and this is the impermeable layer, तो यहाँ पे जो water store हो रहा है in this zone here, okay, in this zone here, so this is what, this is ultimately getting utilized after some period of time. तो it is the water yielding capacity of an aquifer, that is the storage coefficient, कितना वो aquifer आपको water provide कर पा रहा है. For the confined aquifer, it is defined as the volume of water taken into or released from the aquifer per unit surface area of the aquifer per unit change in the head. Okay. For the unconfined aquifer, it is equal to the specific yield. जितना भी इसका specific yield होगा उसके बराबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. Okay. So that is about the storage coefficient. Transmissibility की बात करें तो it is dependent upon the permeability of the soil medium. Okay. So this transmissibility is given in form of this meter cube per meter per second. Now let us see about this. It is the rate of the flow, okay, rate of the flow, that is in meter cube per second, let's say. तो ये discharge है एक तरीके का. It is the rate of the flow of water through a vertical strip of water bearing material of unit width and full depth under a unit hydraulic gradient. Because अगर hydraulic gradient नहीं मौजूद होगा तो पानी का movement possible नहीं है. क्यों? क्योंकि यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द स्लोप, कितना जो है एनर्जी डिफरेंस है. यदि एनर्जी डिफरेंस है तो पानी में फ्लो देखने को मिलेगा. सो वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट ट्रांसमिसिबिलिटी व्हेन वी टॉक अबाउट अ बिट अबाउट डार्सीज लॉ देयर. तो ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू दिस Q अपॉन B, दैट इज द डिस्चार्ज अपॉन द B. दैट इज, दिस इज द एक्विफर थिकनेस, जो कि आपकी कन्फाइंड एक्विफर की थिकनेस होगी. दैट इज द ट्रांसमिसिबिलिटी. What is the specific capacity? It is the rate of the flow from a well per unit drawdown. Okay, drawdown क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. Then we will also discuss again about this specific capacity. It should be determined for a fall of first meter depth as it is not the same for all drawdowns. अच्छा, यदि मैं बात करूँ कि this is the ground level, this is the water table, this is the impermeable stratum. Now the first thing you do is what? You dug a well here, you dug a pumping well here. Now in this pumping well, what do? You will be trying to find out the water here. Okay, you will be trying to extract the water here. Now what happens? यहाँ पे जो ये region है, okay, what will happen here कि यहाँ पे इस zone में यहाँ से पानी इसके पास पहुँचेगा इस well के पास from the surrounding region, from this region. Now what will happen? ये वाला zone है, this zone here, this will be contributing to the flow in the well. So what will happen? The water table which was here initially, it will be falling down. Similarly इधर भी ऐसा ही होगा. Okay, इधर भी ऐसा होगा. मतलब कि ये यदि if I talk about this pen here, तो this is one well and इसके radially circumference के हिसाब से यदि आप देखें तो चारों तरफ से पानी withdraw हो रहा होगा. ओके, बिकॉज इट इज़ अ इट्स ए 3D फिगर है ना. इट्स अ वेल और इसके चारों तरफ से सब जगह से पानी इसका विड्रॉ हो रहा होगा. सो दैट इज़ अबाउट दिस पोर्शन हेयर. अच्छा, जो ड्रॉ डाउन होता है, जो ये पानी यहाँ पे फॉल कर रहा है, ओके, द वाटर दैट इज़ फॉलिंग हेयर, ओके, द वाटर दैट इज़ फॉलिंग हेयर, दिस इज़ कॉल्ड एज द ड्रॉ डाउन. ये जो पानी यहाँ पे फॉल कर गया है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर हेयर, जो एक्चुअल वाटर टेबल यहाँ था वो अब कहाँ हो गया है, लाइक दिस इट इज़ हेयर. तो ये जो पोर्शन है जिसको हमने एस बताया है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज द ड्रॉ डाउन. तो जो फर्स्ट मीटर ऑफ ड्रॉ डाउन है उसको आप इनकलकेट नहीं करते हैं. इट इज शुड बी डिटरमिन्ड फॉर द फॉल ऑफ फर्स्ट एंड इट इज़ नॉट द सेम फॉर द ऑल ड्रॉ डाउन. इट शुड बी डिटरमिन्ड फॉर दैट पोर्शन. Next is the movement of the groundwater and its velocity. Water table is generally not horizontal. It has some high and low points, that is it is not in equilibrium. तो होता कैसे है मूवमेंट ग्राउंड वाटर का? दिस इज द ग्राउंड वाटर हेयर, दिस इज द वाटर टेबल. जहाँ पे ये वाला जोन जो ए पॉइंट है इधर पे, दिस इज एट सम हायर एलिवेशन एंड दिस बी पॉइंट इज एट सम लोअर एलिवेशन. जो ए और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है दैट इज एल, ओके, और जो ए और बी पॉइंट का एलिवेशन है दैट इज एच. अगर मैं कुछ
इस तरीके से बात करूँ तो अगर मैग्नीफाई करता हूँ इसी डायग्राम को, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज़ एल, ओके, दैट इज़ एल हेयर, और जो दोनों के बीच का एलिवेशन डिफरेंस है दैट इज़ एच, दैट इज़ एच। तो ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है, बिकॉज दिस इज एट अ हायर एलिवेशन, और आई वुड से दिस पॉइंट इज एट हायर एनर्जी, so it will be flowing from higher energy to this lower energy region, so the water will be flowing there. तो यदि मैं बात करूँ ग्रेडियंट की, यदि मैं बात करूँ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की, सो इट विल बी व्हाट, H/L, इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, नाउ सी इन दिस पोर्शन हेयर कि इफ दिस इज अ स्ट्रीम हेयर, तो वाटर विल बी फ्लोइंग फ्रॉम, बिकॉज ये तो यहाँ पे हायर पॉइंट पे है, ये यहाँ पे बहुत ही लो पॉइंट पे है, so water will be flowing like this here, so this is the movement of the water, okay, so actual movement किस तरीके से हो रहा है आप देख सकते हैं, इस तरीके से हो रहा है, okay, this is the path of the water flow, तो हाई पॉइंट से हमेशा लो पॉइंट में पानी फ्लो कर रहा होगा। To achieve the equilibrium, water moves from the higher points to the lower points below the ground level, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड, that is the ground water की। This movement depends upon the permeability and the hydraulic gradient, तो यदि एनर्जी में डिफरेंस है, एक पॉइंट हायर लेवल पे है, एक पॉइंट लोअर लेवल पे है, तो उसके कारण तो फ्लो हो रहा है। साथ ही में यदि यहाँ पे इस जोन में यदि परमेबिलिटी ना हो, इफ देयर इज नो परमेबिलिटी, देन व्हाट विल हैपन, पानी के पास एबिलिटी नहीं है पास करने की थ्रू दैट मीडियम, यानी कि वो मीडियम ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किसी न किसी रूप से, सो द वाटर विल नॉट बी एबल टू पास एंड देन फ्लो टू द अदर साइड देयर। तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है दिस मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड इट्स एक्चुअली प्रॉपर्टी। यदि हम बात करते हैं इसकी वेलोसिटी के बारे में, जो ग्राउंड वाटर मूव तो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओके। डार्सी गिव अ लॉ गवर्निंग द फ्लो थ्रू द सॉइल्स। तो डार्सी साहब ने क्या किया, इन्होंने एक तरीके से अज्यूम किया कि दिस इज अ सेटअप, ओके, ये सॉइल एक मास है, दिस इज द सॉइल मास, और इस सॉइल मास में कुछ सॉइल सॉलिड्स होंगे, ओके, सॉइल सॉलिड्स होंगे, और उन्हीं सॉइल सॉलिड्स के बीच में देयर विल बी सम वॉइड्स ऑल्सो, सॉलिड्स तो हैं, साथ में क्या है, वॉइड्स भी तो हैं। एंड इफ ही सेज दैट वाटर इज बीइंग पास्ड फ्रॉम दिस एंड, देयर इज सम डिस्चार्ज दैट इज बीइंग पास्ड फ्रॉम दिस एंड, और इस एंड से यही डिस्चार्ज निकल रहा है, ओके। सो जो इन्होंने पहले थ्योरी दी उसके हिसाब से क्या कहा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा H, Q is directly proportional to A and Q is inversely proportional to the length। तो यहाँ पे जो डेल्टा H है वो क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज एट सम हायर एलिवेशन, ये जो है कुछ इस तरीके का है, ओके, इट इज सम एट सम हायर एलिवेशन, अगर इस तरीके से है, ओके, सो दिस इज एट हायर एलिवेशन और ये दिस इज एट लोअर एलिवेशन। तो यदि हम बात कर रहे थे जैसे ये दो पॉइंट्स की, A की और B की, and this was the H, this was the L, तो I is equal to what, H/L, ओके। तो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट करंट फ्लो होगा। यदि हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें जहाँ से पानी निकल रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एयर, ये जो क्रॉस सेक्शन है, लेट्स से दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया A, ओके। सो दिस डिस्चार्ज इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेड लॉस, जितना भी हेड लॉस हो रहा है, ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से भी फ्लो बाहर निकल रहा है, okay, and the third thing is it is inversely proportional to the length of the section। तो ये जो लेंथ है यहाँ पे इस सॉइल मास की जो उन्होंने कंसिडर की है, दिस लेंथ L इज देयर। अच्छा, तो तीन चीज़ें हो गई, तो उन्होंने जब इसको कंबाइन किया तो Q was डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा H इंटू A एंड अपॉन L। जब इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन इन्होंने रिमूव किया, सो इट वॉज वॉट, Q इज इक्वल टू K इंटू I इंटू A, और दिस H अपॉन L इज नथिंग बट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो यहाँ पे I के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। सो दिस वाज द इक्वेशन दैट वाज गिवन बाय डार्सी, दैट वाज Q इज इक्वल टू K इंटू I इंटू A, जहाँ पे K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो कि डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड्स अपॉन द सॉइल मीडियम, ओके। सो यहाँ पे जो बात करी थी, ये जो हमने बात करी कि Q इज इक्वल टू K I A एंड Q अपॉन A इज इक्वल टू K I, तो Q अपॉन A इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ये तो डिस्चार्ज वेलोसिटी है इनटू द वेल, बट द थिंग इज ये क्या एक्चुअल वेलोसिटी है फ्रॉम द फॉर द फ्लो ऑफ द सॉइल, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, आपने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा कि इस पूरे मास से, इस पूरे सॉइल मास से यहाँ से एंट्री कर रहा है और फ्रॉम दिस रीजन इट इज़ एग्जिटिंग, बट एक्चुअल में
उसने इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हमने बात ही नहीं करी। क्यों? ये तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, बट एक्चुअल में जो वाटर फ्लो किया वो कहाँ से फ्लो किया? थ्रू दीज वॉइड्स। जो बीच का जो एरिया है, जो खाली स्पेस है, वो वहाँ से पास किया, एंड दैट वॉइड्स एरिया विल बी वेरी मच हाइयर। ओके, सो ये जो वेलोसिटी है ये तो आपने पूरे सॉइल मास के लिए ली थी। ओके, पूरे सॉइल मास के लिए आपने ली थी, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, जिसका लेंथ एल था, और जो भी इस एंड से लेके इस एंड के बीच में जो भी हेड लॉस था, डेट वाज डेल्टा एच। बट जो वॉइड्स के बीच में से पानी जो फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्चुअल फ्लो। क्योंकि एक्चुअल फ्लो कहाँ से हो रहा है? एक्चुअल फ्लो इज फ्रॉम द वॉइड्स। और जो ये एक्चुअल फ्लो है, इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसको हम बोल देते हैं सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वीएस से रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार, और इसी को हमने यहाँ पे बात करी है, दैट इज द वीए, क्योंकि यही है जो एक्चुअल वेलोसिटी है वाटर की। ग्राउंड वाटर की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? जो वॉइड्स के बीच में से पानी गुजर रहा है। सो दिस वीए इज इक्वल टू वी अपॉन नीटा। ओके, सो दिस एक्चुअल वेलोसिटी is very much higher than the discharge velocity. So this VA is the actual velocity through the soil medium, that is velocity through the cross sectional area, okay, of the voids, cross sectional area of the voids. So this is the movement of the groundwater. Then this is the topic of wells that we will be covering in the next class. Thank you for today.